नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी अपडेट के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा दौरा है। ग्रेटर नोएडा के सीआरपीएफ कैंप जाएंगे अमित शाह। ग्रेटर नोएडा के सुथियाना गांव के पास है कैंप। नोएडा के क्रिबको भवन में भ्रमण का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। तो ग्रेटर नोएडा के सुथियाना गांव के पास ये कैंप है। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये खास दौरा है, जहां नोएडा के क्रिबको भवन में भ्रमण का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा का ये खास दौरा है। तो ग्रेटर नोएडा के सीआरपीएफ कैंप जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो ग्रेटर नोएडा के सुथियाना गांव के पास कैंप है, जहां पर खास कार्यक्रम निर्धारित है। नोएडा के क्रिबको भवन में भ्रमण का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। गृह मंत्री अमित शाह का तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। उनके आगमन से पहले सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। गृहमंत्री का ये खास दौरा है और इस दौरान सीआरपीएफ कैंप भी जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। तैयारियां वहां पर भी की गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी तैयारियां चाक चौबंद रखी गई हैं। तमाम व्यवस्था की गई है। उनके आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए तैयारियां की गई हैं। और इस बीच गृहमंत्री अमित शाह के आने का इंतजार है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का ये खास दौरा है, जहां नोएडा के क्रिबको भवन में भ्रमण का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है गृह मंत्री का। तो ये खास दौरा है और इस दौरान बड़े कार्यक्रम भी निर्धारित है गृह मंत्री अमित शाह के। बीजेपी महामंत्री सुनील बंसल का आज लखनऊ दौरा। लोकसभा चुनाव को लेकर 3 सीटों पर चर्चा होगी। रायबरेली, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती पर चर्चा होगी। हारी हुई सीटों को लेकर पदाधिकारियों से मिलेंगे। आज सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे बंसल। तो बड़ी अपडेट, रायबरेली, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती पर चर्चा होगी। और इसी के साथ आज सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे बंसल, जहां हारी हुई सीटों को लेकर पदाधिकारियों से ये मुलाकात होगी। और इस दौरान विचार विमर्श होगा कि हारी हुई सीटों को किस तरीके से हासिल किया जाए। आगामी चुनाव में इसको लेकर रणनीति पर मंथन होगा। तो बीजेपी महामंत्री सुनील बंसल का लखनऊ दौरा अपने आप में अहम है। लोकसभा चुनाव को लेकर 3 सीटों पर खास तौर से उनका फोकस रहेगा। आज की चर्चा में रायबरेली, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती पर फोकस होगा और इस दौरान रणनीति पर मंथन किया जाएगा। पदाधिकारियों के साथ वो मुलाकात करेंगे और इन सीटों की बाजी को समझने का प्रयास भी किया जाएगा। तो आज सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे सुनील बंसल। 10,211 का निस्तारण हुआ है। नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ, आगरा, कानपुर, बाराबंकी, प्रयागराज, मथुरा में शिकायतों का सबसे तेज निस्तारण हुआ है। तो रियल एस्टेट को सशक्त बनाने में योगी सरकार की जो नीतियां हैं वो सफल होती हुई नजर आ रही हैं, जहां शिकायतों का निस्तारण तेजी के साथ हो रहा है। 40% समाधान जो है दिया जा रहा है शिकायतों पर। एनसीआर क्षेत्र की सर्वाधिक शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। कई जिले हैं जिनमें नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ, आगरा, कानपुर, बाराबंकी, प्रयागराज, मथुरा शामिल है, जिसमें सबसे तेजी से शिकायतों का निस्तारण हुआ है। अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच 24 घंटे के अंदर दूसरी मुठभेड़ हुई है। यहां पर बताया जा रहा है कि पुलिस ने संदिग्ध वाहन चेकिंग अभियान चलाया। उसी दौरान एक बाइक सवार 2 लोगों को जब पुलिस ने रुकने का इशारा किया, तो बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए जवाबी फायरिंग की। तो उसमें एक बदमाश जहां पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, तो वहीं घायल बदमाश के एक अन्य साथी को भी पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान जंगल से गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ से अब खबर, वाराणसी नगर निगम के 3 अभियंता निलंबित किए गए हैं। अधिशासी अभियंता दिलीप कुमार शुक्ला को निलंबित किया गया है। निलंबित किए गए अजीत कुमार और सहायक अभियंता श्रीकांत सिंह यादव। तो निलंबित करने के लिए स्थानीय निकाय निदेशालय को भेजी गई है संस्तुति। प्रमुख सचिव नगर विकास समृत अभिजात ने जारी किया है आदेश। तो शासन स्तर पर जांच के बाद तीनों अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो प्रमुख सचिव नगर विकास समृत
अभिजात ने जारी किया है आदेश। तो शासन स्तर पर जांच के बाद तीनों अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो वाराणसी नगर निगम के 3 अभियंता निलंबित किए गए हैं। तो अधिशासी अभियंता दिलीप कुमार शुक्ला को निलंबित किया गया है। निलंबित किए गए अजीत कुमार और सहायक अभियंता श्रीकांत सिंह यादव तो निलंबित करने के लिए स्थानीय निकाय निदेशालय को संस्तुति भेजी गई है। तो शासन स्तर पर जांच के बाद तीनों अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। वाराणसी नगर निगम के 3 अभियंता निलंबित किए गए हैं। बीजेपी बीते कुछ दशकों में ट्रेंड सेटर पार्टी बन गई है, यानी जो वो ट्रेंड सेट करती है बाकी लोग उस पर आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में वर्चुअल रैली जब होनी थी तो अधिकांश दलों के हाथ पैर फूल गए थे, लेकिन बीजेपी वर्चुअल रैली का प्रयोग 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कर चुकी है, जब 3D तकनीक के जरिए तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने एक साथ 80 जगहों पर रैली की थी। ये बताने का मकसद ये है कि बीजेपी रणनीति के मामले में विपक्ष के से कोसों दूर आगे है। अब हाल फिलहाल में ही देख लीजिए, जिस बूथ मैनेजमेंट के दम पर बीजेपी ने 2014 से लगातार सफलता के झंडे गाड़ रही है, विपक्ष को उसका महत्व अब समझ में आया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या देरी से की गई तैयारी विपक्ष को भारी तो नहीं पड़ने वाली है। सवाल यह भी है कि बूथ मैनेजमेंट के मामले में विपक्ष की रणनीति क्या वाकई बीजेपी को टक्कर दे पाएगी। देखिए रिपोर्ट। एनडीए की रणनीति पर बढ़ा पीडीए, चुनावी तैयारी में बीजेपी सब पर भारी। देर से जागा विपक्ष तो याद आए बूथ। बूथ साधने में कौन किस पर भारी। बीजेपी की तर्ज पे अब समाजवादी पार्टी भी बूथ मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में बूथ मैनेजमेंट पे विशेष जोर दिया जा रहा है और खासकर हो रही समाजवादी पार्टी की बैठकों में इसके लिए बकायदा जिम्मेदारी दी जा रही है। सवाल उठता है कि आखिर बूथ मैनेजमेंट की रणनीति समाजवादी पार्टी को इतनी देर से क्यों याद आई। हार दर हार झेल रही समाजवादी पार्टी के लिए क्या बूथ मैनेजमेंट उतना ही कारगर होगा जितना बीजेपी के लिए अब तक होता रहा है। और क्या बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट की टक्कर में समाजवादी पार्टी का बूथ मैनेजमेंट भारी पड़ जाएगा। इन तमाम सवालों को समझेंगे, लेकिन पहले समझिए कि समाजवादी पार्टी किस तरह की रणनीति पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी ने विश्लेषण किया है कि 80 में से 35 सीटों पर उसका अच्छा प्रभाव है। ये वो सीटें हैं जो या तो कभी समाजवादी पार्टी जीत चुकी है या फिर दूसरे नंबर पर रही। इन सीटों पर बूथ मैनेजमेंट पर खास फोकस है। सपा के निशाने पर फ्लोटिंग वोटर हैं। फ्लोटिंग वोटर वो होते हैं जो कभी किसी पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होते, माहौल देखकर वोट करते हैं ये फ्लोटिंग वोटर। समाजवादी पार्टी ने हर बूथ पर 10 लोगों की कमेटी बनाई है, जिसमें पीडीए का खास ख्याल रखा गया है। इन कमेटियों को 100 लोगों से संपर्क का टास्क दिया गया है। बूथ कमेटियों के ऊपर सेक्टर कमेटियां बनाई गई हैं। हर सेक्टर कमेटी 10 से 12 बूथ कमेटियों के कामकाज पर नजर रखेंगी। इसके अलावा हर विधानसभा में 6 जोन और हर जोन में 6 सेक्टर बनाए गए हैं। समाजवादी पार्टी का ये वो मॉडल है जिसका प्रयोग बीजेपी 2014 से पहले से करती आई है। माइक्रो बूथ मैनेजमेंट, जिसके माहिर खिलाड़ी गृह मंत्री अमित शाह और सुनील बंसल माने जाते हैं। याद करिए, 2014 से पहले जब मोदी शाह की जोड़ी गांधीनगर से दिल्ली पहुंची थी तो उनके पास बूथ मैनेजमेंट का वो मॉडल था जिससे गुजरात में नरेंद्र मोदी को अजय बना रखा था। बतौर उत्तर प्रदेश के प्रभारी अमित शाह ने 2014 में इस फॉर्मूले पर रणनीति बनाई और नतीजा हुआ कि बीजेपी को बम पर जीत मिली और सूबे के 80 में से 73 सीटें सहयोगियों के साथ जीत गई। फिर साल 2017 के विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की यह रणनीति खासी कारगर रही और विपक्ष को संभलने का मौका ही नहीं मिला। बीजेपी के इसी फॉर्मूले के सहारे अब विपक्ष भी खुद को खड़ा करने की जुगत में लगा है। ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करने के लिए कई बैठक की और जोन वाइज इसकी जिम्मेदारी भी बांटी।
यानी बीजेपी की रणनीति को विपक्ष ने भी मुफीद मान लिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या सिर्फ नकल की रणनीति अपनाने भर से विपक्ष बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? और क्या जिन बूथों पर बीजेपी पिछले 10 साल से मजबूत है, उन बूथों पर बीजेपी की रणनीति की काट तलाश पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।